सेंसेस, तो उस अलग से रिफ्लेक्शन तो नहीं है ना जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं विद एवरी लॉ, जो क्वेश्चंस है वही रिफ्लेक्शन है ना. एग्जैक्टली वी डोंट हैव टू राइट इट सेपरेटली, राइट? नहीं, सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. थैंक यू. यू आर वेलकम. जी, और कोई सवाल? चलिए जी, आज के सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा सेशन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसका टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग. अच्छा, ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डायरेक्टली लिंक करती है. ठीक है, जब हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग बेसिकली होती ही ज़्यादा है, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो डेफिनेटली उससे स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो आज हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर. और इसके जो इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हम सीखेंगे वो होगा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस. पहले तो स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आता है स्ट्रेस का, स्ट्रेस के बेनिफिट्स क्या है अगर हो सकते हैं तो, सिंपल वेज टू काम द माइंड, अंडरस्टैंड द ह्यूमन्स ओवरथिंक, डिफरेंशिएट प्रोडक्टिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. यहाँ अक्सर हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव थिंकिंग है यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, या फिर वो ओवर थिंकिंग है. तो इसका बहुत जनरल सा जवाब है, अगर मैं अभी इस एक लाइन में इसको दे दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है तो फिर वो प्रोडक्टिव थिंकिंग है या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग है. और अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बल्कि स्ट्रेस बढ़ती चली जा रही है तो वो ओवर थिंकिंग है. सिंपल इज़ दैट. उसके बाद 7th नंबर पे एक प्रूवन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, कुछ लॉज हैं और कुछ हमारे पास आइडेंटिकल रिसर्चेज हैं जिसको हम आज स्टडी करेंगे. और 8वें नंबर पे हम अपनी पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान को भी जो है वो प्लान करेंगे. अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस के बारे में. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं. लेकिन स्ट्रेस में जाने की भी कुछ वजूहात होती हैं. बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ बुरा हो रहा होता है लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और हम बड़े हैरान हो रहे होते हैं कि इनके साथ इतना कुछ हो गया है फिर भी ये वैसी के वैसी हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है. वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते. वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसमें भी नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने ज़हन पे हावी कर लेते हैं. वो भी अच्छी बात नहीं है. तो हर चीज़ का जो है वो मैनर रवि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसको बैलेंस में रख के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका घूमना हो, चाहे आप किसी भी तरह से खर्च कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं. अगर आप कम सोएंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप ज़्यादा सो जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी. तो उसको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो सोना आपके लिए ज़रूरी है. कि अगर आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं तो वो इट्स फेयर इनफ. रादर कि आप 12 घंटे सो रहे हैं, जब आप ज़्यादा सो के उठेंगे तो आपके कमर में भी दर्द होगा, आपके शोल्डर्स में भी दर्द होगा और आप फटीग सा फील करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी बैड कन्वर्सेशंस को आप बार बार रिपीट करते जाएं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा. ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो जिसके बारे में आप सोचने जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन हो सकता है, तो आप उसको सोचे जा रहे हैं. और इसी तरह से उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है वो डिसीजंस लेने में आपको इश्यूज़ होते हैं. फिर आपकी जो स्लीप पैटर्न है, आपका जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हो जाता है. आपको नींद नहीं आती, जब सोना होता है तब सो नहीं रहे होते, और जब आपको उठना होता है, काम करना होता है, तब आपको नींद आ रही होती है. ठीक है, और उसके अलावा आप स्ट्रेस जो है वो ज़्यादातर उन चीज़ों की लेते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस के अंदर आती हैं. अब स्ट्रेस के कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ फिज़िकल सिग्नल्स होते हैं, कुछ मेंटल होते हैं, कुछ बिहेवियरल होते हैं. जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो फिज़िकल सिग्नल्स क्या होते हैं, हमें हेडेक होता है, हमें अचानक हमारे सर में दर्द होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या किया.
अब गर्मियाँ हो रही हैं, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो उससे भी सर में दर्द होता है। लेकिन जब हमारे सर में दर्द होता है, हम सोचते हैं कि हमने तो पानी भी ठंडा नहीं पिया, हम बाहर से भी नहीं आए, कि क्यों हो रहा है, तो वो कोई ना कोई स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से हेडेक होता है। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता कि स्ट्रेस है, लेकिन वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें सिग्नल दे रहा होता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, और वो काम हो नहीं रहा होता या वो हमें बाज़ औक़ात याद भी नहीं आ रहा होता, तो वो उसके सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हेडेक्स हो रहा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई बुरी खबर सुनते हैं या कोई उनको लगता है कि ये काम ख़राब हो गया, तो वो फटीग फील करते हैं, यानी जिसको आप उर्दू में कह लें, जैसे आप उनूदगी सी आपको फ़ील होती है, आप जाग रहे होते हैं, आपकी आंखें बंद हो रही होती हैं, उसको फटीग कहते हैं। उसके बाद स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप पैटर्न्स आपका चेंज हो जाता है। मेंटली क्या हो रहा होता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। जो स्ट्रेस सिग्नल्स आपको मिलते हैं वो फिज़िकल सिग्नल्स मैंने ऊपर बताया, दूसरे नंबर पे मेंटल सिग्नल्स में होता है कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, आप इरिटेट होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई आपसे प्यार से बात करता है, आप उसका जवाब भी गुस्से से दे रहे होते हैं, तो ये भी एक सिग्नल होता है कि आप स्ट्रेस में हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कोई काम करने बैठते हैं तो आप कंसंट्रेशन के साथ किसी काम को कर नहीं पाते, आप या तो बीच से छोड़ देते हैं या काम सही नहीं कर पाते, ठीक है। बिहेवियरल चेंज जो आता है, बिहेवियरल सिग्नल्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टोल दे देते हैं, छोड़ देते हैं, आइसोलेशन पे चले, आपका बिहेवियर हो जाता है, आप आइसोलेशन पे चले जाते हैं, किसी से बात भी नहीं करते, ठीक है। और इमोशनल ईटिंग होती है आपकी, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या खाना ही छोड़ देते हैं, तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं। फिज़िकल और भी होते हैं जो यूजुअली देखे जाते हैं, वही तीन मैंने यहाँ पे मेंशन किए। सबसे बेहतरीन हल जो होता है वो ये होता है स्टॉप टेक्निक। स्टॉप टेक्निक में ये होता है कि जब आप किसी स्ट्रेस में जाते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे ना तो कुछ सोचना चाहिए, ना कोई बोलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक स्टॉप लेना है, रुक जाना है, ठहर जाना है, सब्र करना है। उसके बाद एक लंबी सांस लेके आपने ऑब्ज़र्व करना है कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हुआ है और इसके बाद क्या होगा, अच्छे से आपने उसको सुना। फिर आपने उन तमाम ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए वाइजली प्रोसीड करना है। अब ये 4 जुमलों में तो बहुत आसानी से मैंने लिख दिया, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो ऐसा होता नहीं है यूजुअली। अब उसको करने के लिए हम आगे कुछ लॉज पढ़ेंगे, कुछ रिसर्चेस पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। अक्सर लोग जो है वो एक दूसरे को ये मशवरा कहते हैं कि सब्र करो, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है उसी को पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो बहरहाल हम थ्योरी के अंदर थोड़ी सी जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अक्सर कंपनीज़ के अंदर इस तरह के सेशंस होते हैं और वहाँ पे कुछ ट्रेनर्स वगैरह बुलाए जाते हैं और ट्रेनर्स क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कराते हैं, लोगों को चेयर्स पे खड़ा कर देते हैं, स्ट्रेस कंट्रोल करो, दोनों हाथ ऊपर करके हंसो, फिर गोल गोल चक्कर लगाओ, फिर सीढ़ियों से नीचे उतार देते हैं, फिर बैलून्स फुलाते हैं, एक दूसरे के बैलून्स फाड़ते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कभी आपके काम नहीं आएगी स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, जब तक आप उसकी थ्योरी और उसके बेसिक्स नहीं समझेंगे। अच्छा, अब चूँकि हमारा कल्चर एक ये भी है कि काम भी हो जाए और सस्ता भी हो जाए, तो इस तरह के ट्रेनर्स हमें बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि जाके इस तरह की बस एक्टिविटीज़ करा देंगे। बट सॉरी टू से, बट हम इनको क्लाउन्स कहते हैं। ये आपको वक्ती तौर पे हंसाने के लिए आएंगे और आपको चले जाएंगे, ठीक है। और ये अक्सर कंपनीज़ में हम लोग देखते हैं और उनका बजट भी कम होता है, 5-10 हज़ार रुपये में भी वो लोग पहुंच जाते हैं। तो कंपनीज़ बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं कि भाई हमारी एक ट्रेनिंग हो गई, तस्वीरें खींच गई एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट हियर इज़ कि इसकी जो बेसिक्स हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज हैं, रिसर्चेज हैं, थ्योरी है, तो उसको आप समझेंगे और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने माइंड मैपिंग कर पाएंगे, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब ओवर थिंकिंग के बारे में जब बात करते हैं तो सिंपल एक जुमला आता है कि भाई किसी भी चीज़ को बार बार सोचना। लेकिन ओवर थिंकिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ को बार बार सोचना, अज्यूम करना, सोचना बग़ैर उसके सल्यूशन तक पहुँचे, यानी उसके कोई सल्यूशन निकाले बगैर आप सल्यूशन नहीं सोच रहे, बस आप यही सोचे जा रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया, वो हो जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। अगर आप किसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, उसके साथ ये भी सोच रहे हैं कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए, तो वो ओवर थिंकिंग के ज़ुमरे में नहीं आता। तो यहाँ पे अक्सर लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं और
या तो सोचना ही छोड़ देते हैं, तो वो भी ख़तरनाक है, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। तो ओवर थिंकिंग की जो डेफिनेशन है वो यही है कि आप किसी चीज़ को इतनी हद तक सोचें बगैर सोल्यूशन निकाले, उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। अगरचे तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, आपको पता है कि मैं अगर इसके बारे में ज़्यादा सोचूंगी तो इसका सोल्यूशन निकलेगा, और उसको उस तरह से ही सोचें कि आपके सामने कुछ रास्ते निकलें, तो फिर दैट्स नॉट एन ओवर थिंकिंग, ठीक है। अब जैसे नीचे की पॉइंट में मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, ये है थिंकिंग सॉल्व द प्रॉब्लम एंड ओवर थिंकिंग क्रिएट्स द प्रॉब्लम। अब आप सोचें, लेकिन इतना भी ना सोचें कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च के अंदर ये कुछ चीज़ें थी जो आप एसोसिएट जो है वो कर सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रिपीट करते रहेंगे, यानी वही ओवर थिंकिंग में आप नेगेटिव थिंकिंग रिपीट करते रहेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या होगा? सबसे पहले तो कुछ हो ना हो, आपकी एंग्जाइटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और आप स्लीप डिस्टर्बेंस की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो आगे भी कुछ एक्सरसाइजेज आएंगी, तो वहाँ पे हम उसके थ्रू उसको कर पाएंगे। अब सबसे पहला लॉ आता है, लॉ नंबर 1, पहला लॉ, नेगेटिविटी बायस। अब आप में से कोई बता सकता है मुझे कि व्हाट इज़ बायस? बायस का क्या मतलब है? तो पहले से कोई जजमेंट बना के रखना कि ये बुरा ही है, ये अच्छा ही है, पहले से ओपिनियन बनाया हुआ हो। करीब करीब, बिल्कुल, ऑलमोस्ट। सर, एक तरफ झुकाव होना, being biased is when one is favoring over another, या favoritism। ठीक है, अगर इंसानों की बात करें तो फेवरेटिज्म उसमें आ जाता है, ठीक है। और कोई? अच्छा, नेगेटिविटी बायस क्या होता है? नेगेटिव बायस का मतलब ये होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है और उसमें बताया गया है कि इंसान जो है हमेशा अपनी अटेंशन थ्रेड्स की तरफ ज़्यादा रखता है, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कम करता है। ये ह्यूमन ब्रेन, उसका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो ऐसी है कि जहाँ ख़तरा होगा वहाँ उसकी तवज्जो ज़्यादा चली जाएगी, जहाँ नुकसान होगा वहाँ ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है आपको कंट्रोल करने की इसकी ज़रूरत है। अब कैसे ज़रूरत है? नेगेटिविटी की तरफ से आपको अपना जहन हटाना है। एक सिंपल सी बात आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक फैमिली फंक्शन में चले गए और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से तैयार होके चले गए। अब कोई खातून आई और उन्होंने कमेंट कर दिया। क्या कमेंट किया कि यार तुम्हारा मेकअप तो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कम किया करो। अब आपके जहन में वो बात बैठ गई, आपके जहन में वो बात बैठ गई कि यार मुझे एक बैड कमेंट मिल गया। उससे क्या हुआ कि उन खातून के आने से पहले और उनके उस कमेंट या टॉन्ट करने से पहले आप 10 और लोगों से मिले थे जिन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी आपकी। तो हमारा जहन ऑटोमेटिकली उस बुरी बात को लेके हमें परेशान करता रहेगा और हमारी जो पार्टी है या जो भी हमारा फंक्शन है हम उसमें थोड़े से नर्वस फील करना शुरू कर देंगे। ये 99% लोगों के साथ होता है और 1% लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और फ़िलहाल वो बिल्कुल ही अलग किस्म के लोग होते हैं। हम अब जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो ये अक्सर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम देते हैं और हम फॉर एग्ज़ाम्पल 9 मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उनके जो है वो 10 पेपर्स हैं, उसमें से एक में उनके मार्क्स काफ़ी कम आए और बाकी में बहुत अच्छे आए। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनके जहन में एक बात बैठ जाती है कि इसके अंदर मेरे मार्क्स कम आए हैं, इसके अंदर अगर अच्छे आते तो मेरी पोजीशन अच्छी बनती, अगर इसके अंदर मार्क्स कम नहीं आते, अच्छे आते, तो मैं क्या कर मेरी पोजीशन और ऊपर आई, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता था। तो ये कहलाता है नेगेटिविटी बायस। इसको हमें कंट्रोल करना है। आप इसको लिखिएगा अपनी डायरी में, लॉ 1 नेगेटिविटी बायस, और उसके आगे आप कोई छोटा सा नोट बना लीजिएगा। आप जब ये सारी चीज़ें एक ही पेपर पे लिखेंगे ना, तो उसके बाद जब भी आप इसको रिकॉल करेंगे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ रिकॉल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओवर थिंकिंग साइकिल। ओवर थिंकिंग साइकिल को कंट्रोल करने का मैंने पहले बताया था कि हम कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि ओवर थिंकिंग साइकिल काम कैसे करती है। सबसे पहले कोई चीज़ ट्रिगर होती है। ट्रिगर से मुराद किसी सिचुएशन का हो जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, या हमें कुछ ख्याल आ जाए, वो एक ट्रिगर कहलाता है। वो ट्रिगर होता है कुछ,
वो कुछ भी हो सकता है, कोई बात ट्रिगर हो जाए, कोई लफ्ज़ आपको ऐसा कह देता है, वो ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद आप सोचते हैं उसके बारे में, आपका थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको फेयर होता है, आप डर जाते हैं। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो ज़ाहिर है आपको फेयर होगा। जब फेयर होगा तो फिर आप मज़ीद सोचेंगे उसके बारे में, आप मज़ीद सोचेंगे तो फिर आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। जब आपको स्ट्रेस होगा तो मज़ीद फेयर होगा, और ज़्यादा डर लगेगा, और जितना डर लगेगा आप उतना सोचेंगे। तो ये एक ओवर थिंकिंग साइकिल है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, एक इंटरनेशनल रिसर्च हुई थी जिस पे इस ओवर थिंकिंग साइकिल को बनाया गया था। इसकी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना गूगल पे ओवर थिंकिंग साइकिल, तो आपके पास इसके पूरा एक चार्ट बना हुआ आएगा, एक सर्कल बना हुआ आएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है, तो बेसिकली ओवर थिंकिंग साइकिल जो है वो, उसमें अगर हम फंस जाते हैं तो फिर हमारा निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, डर बढ़ता जाता है और हमारी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा प्रिलॉन्ग होती शुरू हो जाती है और रिज़ल्ट कोई भी नहीं निकलता। तो उसको तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब कोई चीज़ ट्रिगर हो, तो मैंने वहाँ पे आपको शुरू में बताया था कि स्टॉप का फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि आई गेस यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टॉप टेक्निक। तो जब कोई चीज़ ट्रिगर होती है तो आप वहाँ पे स्टॉप का फॉर्मूला लगाएं, और उसके बाद जब आप थॉट प्रोसेस शुरू होगा वहीं पे आप उस प्रॉब्लम को हल कर दें, फेयर की तरफ ना जाएं। ठीक है, जब आप फेयर की तरफ जाएंगे तो फिर आप ओवर थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे एक केस स्टडी है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक प्रमोशनल ईमेल है जो अली ने सेंड की है अपने मैनेजर को। एक ईमेल है, प्रमोशनल ईमेल है, प्रमोशन ईमेल है जो अली ने सेंड की है अपनी मैनेजमेंट को, और 2 दिन हो गए उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। अली ने कहा कि सर मेरी प्रमोशन कर दें और फलां, लेकिन 2 दिन हो गए उसका रिस्पांस नहीं आया। अब अली ने ये सोचा कि यार लगता है बॉस को वो अच्छी नहीं लगी। अली ने ये सोचा कि शायद मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे ईमेल करनी नहीं चाहिए थी। अली ने ये सोचा कि मे बी आई विल लूज़ माई प्रमोशन, मेरी प्रमोशन ही ना हो। ठीक है, फिर अली ने ये भी सोचा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजर मुझसे नाराज़ हो गया हो। तो ये उसके अपने थॉट्स हैं, लेकिन रियलिटी क्या थी, मैनेजर एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था आउट ऑफ सिटी, और वो 2 से 3 दिन वहाँ पे था, उसने ईमेल खोली ही नहीं। अली तो ईमेल करके छोड़ दी, 2 दिन हो गए। अब वो ये सोचे जा रहा है पता नहीं क्या होगा, बट द रियलिटी वॉज कि मैनेजर तो प्रेजेंट ही नहीं है, मैनेजर तो वहाँ मौजूद ही नहीं है, वो तो गया हुआ है 3 दिन कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर, वो तो ईमेल भी चेक नहीं कर रहा है। तो ये रियलिटी बाज़-औक़ात बहुत अच्छी होती है, या वो ऐसी नहीं होती जैसी हम सोच रहे होते हैं, लेकिन हम अपने थॉट प्रोसेस से उसको क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग साइकिल के अंदर ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम जब तक बात नहीं होगी, ईमेल का रिप्लाई नहीं आएगा, जब तक वो मैनेजर के सामने बैठेगा नहीं, जब तक रियलिटी सामने नहीं आएगी, जब तक वो क्या करेगा, एक ओवर थिंकिंग साइकिल के अंदर फंस जाएगा, और उसके बाद वो स्ट्रेस में भी चला जाएगा, उसका मूड भी ख़राब हो जाएगा, फिर उसकी सिचुएशंस भी ख़राब होती चली जाएंगी, फिर वो लोगों से सही बात भी नहीं कर पाएगा, बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करने की बात ये है कि हाउ मच स्ट्रेस वाज कॉज्ड बाय फैक्ट्स, और दूसरा हाउ मच वाज कॉज्ड बाय अजम्पशंस। अब आप में से कोई इन दोनों सवालों का जवाब मुझे दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। केस स्टडी मैंने आपको बताई, ओवर थिंकिंग साइकिल आपको बताई, उसकी रियलिटी भी हमारे सामने आ गई। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं सर। ये जो फैक्ट्स हैं जो सामने थे उससे उसको कितना स्ट्रेस हुआ, हाउ मच स्ट्रेस वाज कॉज्ड बाय द फैक्ट्स। जी यस सर, फैक्ट में तो सिर्फ ये था कि जवाब नहीं आया, बाकी तो सारा कुछ उसने अज्यूम किया हुआ था, उनको अच्छी नहीं लगी, कोई गलती हो गई होगी, अब क्या होगा मेरी प्रमोशन, बाकी सारी उसकी अजम्पशन थी। फैक्ट सिर्फ एक था कि रिप्लाई नहीं आया। एग्जैक्टली। और तो लाइक 80% स्ट्रेस तो उसकी अजम्पशंस से हुआ था, और मे बी 20% 10% फैक्ट बेस्ड था। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है लॉ 2। आपने लॉ 1 के नीचे ही इसको लिखना है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। अब ये क्या होती है? इससे पहले हमने डिस्ट्रैक्शंस पढ़ी थी,
पिछली क्लास में, ये डिस्टोर्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शंस क्या थी, आप कुछ बता सकते हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्ट्रैक्शंस पढ़ी थी। डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आपका ध्यान हट रहा है, बेल बज गई, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन फोकस जिससे खराब हो जाए वो डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टॉर्शंस क्या है? डिस्टॉर्शन होती है कि कोई चीज आपको रियल ना, अपनी असली हालत या शेप में ना नजर आ रही हो, वो खराब हो, डिस्टॉर्टेड हो। जैसे पिक्चर होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, यानी खराब हो जाए, क्लियर ना हो। वेरी गुड। अब यहाँ पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी ऑलमोस्ट अजम्पशंस की तरह ही होती हैं, टूटी फूटी अजम्पशंस हमारी। सबसे पहले माइंड रीडिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात हम गलत माइंड रीड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने मेरा एक क्लाइंट बैठा हुआ है और मैंने उसको एक बहुत ही बेहतरीन प्रपोज़ल दिया। अब वो बिल्कुल खामोश होकर मुंह नीचे करके बैठा और मेरे पेपर को पढ़ रहा है जो मैंने उसको प्रपोज़ल दिया, जो उसको प्रोफाइल दी। अब जब मैंने उसका फेस देखा तो मुझे ये लगा कि यार लगता है इसको ये प्रपोज़ल समझ नहीं आया, पता नहीं मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट द पॉइंट वाज कि वो इतना इंटरेस्टेड था कि उस प्रपोज़ल को बहुत ही फोकस से पढ़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो बाज़ औक़ात हम लोगों का माइंड या उनका फेस रीड करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस रीड करते हैं, लेकिन हम उसमें गलती भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम कोई शख्स जो है उसकी तबीयत ख़राब है, उसका फेस जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गुस्से में, लेकिन अक्सर लोगों की जब तबीयत ख़राब होती है उनका फेस बहुत डल सा लगता है, बुझा बुझा सा लगता है। अब हम ये सोचें कि यार इसका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन मूड उसका ठीक होता है या नॉर्मल होता है, लेकिन वो तबीयत की वजह से ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने ख़याल रखना पड़ता है कि अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो आप क्या करें, आप उससे सीधी बात कर लें। ठीक है, मैं यूजुअली क्या करता था, अभी भी क्या करता हूँ कि जब कोई क्लाइंट मुझे लगता है कि इसके एक्सप्रेशंस थोड़े से डिफरेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहे, मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं मुस्कुरा के उनसे पूछता हूँ कि क्या सोच रहे हैं सर, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप अपनी तसल्ली के लिए आप सवाल पूछना शुरू कर दें। तो जैसे जैसे उनके जवाब आते रहेंगे आपको तसल्ली होती जाएगी और आप ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप किसी का बिहेवियर गलत देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो बिहेवियर आप ही की वजह से गलत हो सकता है रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, उसके घर में कुछ ऐसा हुआ हो, या उसके जहन में कुछ और कोई बात चल रही हो, पुरानी बात याद आ गई हो और हम उसको लिंक कर देते हैं कि हमारे साथ बैठे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो इसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं होता। जब भी कभी ऐसा हो तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें, प्यार मोहब्बत से बात करें, उनसे पूछें से क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग ओके। तो वहाँ पे आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। तो जब आपको लगे कि आपका जहन खुद ब खुद काम करना शुरू हो गया है, खुद ही फ़ैसले ले रहा है, खुद ही सोच रहा है, खुद ही एज्यूम कर रहा है, आप उसी वक्त समझ जाएं कि हम ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। और ओवर थिंकिंग में अगर आप एक दफ़ा चले गए तो आप उस ऐसे सर्कल के अंदर चले जाएंगे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो जब एक दो दफ़ा ही आपके दिमाग को सिग्नल मिलने शुरू हो जाएं, आप वहीं पे डिस्ट्रैक्शन कर, वहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है जी, मिस ताहिरा ने हैंड रेज किया। जी सर, एक मिसाल देना चाहूँगी कि मुझे किसी ने लेक्चर पे बुलाया, वो पूरी कम्युनिटी सियासतदानों की थी, वहाँ की औरतें थीं। तो मुझे कहा गया कि वहाँ पर आएँ और उनको थोड़ा सा लेक्चर दें इस्लामिक। तो मैं जब वहाँ गई तो सामने जो औरत बैठी हुई थी वो च्युइंगम भी चबा रही थी और अपने पैर भी हिला रही थी और मतलब मैं बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी उनकी इन हरकतों से। तो मैंने कहा ये तो भाई पता नहीं क्यों आके बैठ गई हैं। खैर बहरहाल जैसे ही मेरा लेक्चर मुकम्मल हुआ, सर बिलीव कीजिए वो आंखों में आंसू लेकर वो आई और उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ मुझे मज़ीद जो है ना गाइड कीजिए। तो एकदम से मेरा जो था, जो मैंने उनके बारे में सोचा था वो बिल्कुल नीचे में आ गई। कि फिर उससे मैंने ये लर्न किया कि ऐसी सामने चीज़ें अगर आ भी रही हैं ना तो इनको नेगेटिव हमें नहीं पकड़ना। बिल्कुल ऐसी वेरी गुड। अच्छा, अभी हमारे पास एक रिसर्च कह लें, लॉ कह लें, स्टीवन कॉवी का ये एक सर्कल है, स्टीवन कॉवी, और ये कहता है कि ये 3 सर्कल्स हैं हमारे पास। पहला है थिंग्स आई कैन कंट्रोल, दूसरा है थिंग्स आई कैन इन्फ्लुएंस, और जो तीसरा सर्कल है इसके ऊपर, दैट्स थिंग्स दैट आर आउटसाइड माई कंट्रोल। आप ये 3 सर्कल्स अपनी डायरी में बनाएं
और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें आप इन सर्कल्स में डिवाइड करना शुरू कर दें, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है सबसे अंदर गोल्डन कलर का, दैट इज़ थिंग्स आई कैन कंट्रोल। ये वो काम है, ये वो चीज़ें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो काम आपने सारे यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, मैं सुबह उठ सकता हूँ, इट्स इन माई कंट्रोल। लेकिन अगर मुझे किसी को उठाना है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं उसको 2-3 दफ़ा आवाज़ दूंगा, ये मेरा काम है, मैं उसको उठाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, लेकिन उसको उठा देना इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। ठीक है, किसी और का उठना मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा खुद का उठना मेरे कंट्रोल में है। कैसे? अब वो प्रैक्टिस है, मैं टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे उठूँगा। ठीक है, मैं अलार्म सही से लगाऊंगा, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस है। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है थिंग्स आई कैन कंट्रोल, फिर आ जाता है थिंग्स आई कैन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं सामने वाले शख्स को या उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्म कर सकता हूँ, तंबी कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ भी हो वो मेरी ना तो जिम्मेदारी है और ना मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इन दोनों की एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे घर में छोटे बच्चे, हमारे अपने बच्चे, वो कुछ गलत करते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको डांट सकते हैं, हम उनको डरा सकते हैं, काफ़ी हद तक हम प्यार से थोड़ा आराम से उनको मार भी सकते हैं, उनके कंधे पे, उनकी कमर पे, ताकि वो डर जाएं। तो यानी कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये नहीं करो। लेकिन अगर हम किसी के घर गए हैं या हम कहीं बाहर गए हैं, किसी और का बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं बेटा ये नहीं करो, ये गलत बात है। अब उसके बाद वो अगर उसको करता है, नहीं करता, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने इन्फ्लुएंस किया, आपने उसको बोला कि बेटा ये नहीं करना, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, थिंग्स आई कैन कंट्रोल और थिंग्स आई कैन इन्फ्लुएंस। तीसरी चीज़ आ जाती है थिंग्स दैट आर आउटसाइड ऑफ माई कंट्रोल। अब ये क्या एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट दे देता हूँ। जैसे कि बजट आ गया, महंगाई हो रही है, ना तो हमारा इसमें कोई कंट्रोल है, ना हम इसमें कोई इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, आउटसाइड ऑफ आर कंट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट्स आउटसाइड ऑफ आर कंट्रोल। अब उसके ऊपर स्ट्रेस लेना बेकार है, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम प्राइसेस को कम कर सकते हैं, ना हम फ्री में कहीं से पेट्रोल ले सकते हैं। लेकिन उसके बरअक्स, उस चीज़ के अगेंस्ट हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, हम अपना स्किल सेट बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में। पेट्रोल कम नहीं कर सकते, पेट्रोल के लिए हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी लर्निंग अच्छी करेंगे, हम अपनी प्रमोशन करेंगे, हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा करेंगे, बिज़नेस को एक्सपेंड ज़्यादा करेंगे, ताकि वो पेट्रोल हमें सस्ता लगे। तो ये जो एक सर्कल है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लें, इसके ऊपर आप अपनी मेहनत कर लें, पूरे दिन लगा के अपने सारे टास्क, सारी परेशानियाँ, सब कुछ आप इन सर्कल्स में डिवाइड कर लें, तो आप स्ट्रेस से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि यार हम इस बारे में स्ट्रेस लेते थे, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बिज़नेस प्रपोज़ल बनाया और वो बना के अपने क्लाइंट को दिया। अब टेंशन मुझे ये है कि क्लाइंट रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मुझे उस पर टेंशन है तो इसका मतलब मैं ख़राब टेंशन ले रहा हूँ, मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स आउटसाइड ऑफ माई कंट्रोल। वो जो डिसीजन लेगा वो उसका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। हाँ, मैं क्या कंट्रोल कर सकता था, मैंने बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन बना के उसको दी है। अब जब मैंने बेस्ट प्रेजेंटेशन बना के उसको दे दी, अब मामला मेरे हाथ से बाहर है, अब वो उसका डिसीजन है। हम बहुत दफ़ा ये सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत कर दी, अब सिला जो है वो अल्लाह देगा। ठीक है ना, और यही होता है कि हमने अपनी मेहनत ईमानदारी से सारे काम कर लिए, अब हमने उसके बारे में नहीं सोचना, हमने काम कर दिया। अब आप दुआ करें और अच्छी उम्मीद रखें, आपको मिलेगा तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सेम इज़ दैट, स्टीवन ने भी शायद ये पढ़ा होगा
क्योंकि ज़्यादातर जो अंग्रेज़ होते हैं उन्होंने हमारे ही दीन को पढ़ के सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन हम चूँकि इसको इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास अपनी कोई थ्योरी नहीं बनी हुई। अनफॉर्चुनेटली हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और हमें सिर्फ यही लोग दिखते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड निकालें, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे भी जब पढ़ रहा होता हूँ, ये इन चीज़ों पे पढ़ता हूँ, तो मुझे अहादीस शरीफ याद आ रही होती है कि हाँ उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था। चलें, बहरहाल अभी हम फ़िलहाल थ्योरी की जब बात कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इसको आप समझ लें, आपके काम आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न, इसको जो है ना सर्कल ऑफ कंसर्न भी कहते हैं। थिंग्स दैट आर आउटसाइड ऑफ माय कंट्रोल, ये सिर्फ कंसर्न का सर्कल होता है कि यार ऐसा क्यों है, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, इसको सर्कल ऑफ कंसर्न भी कहते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फ्यूचर इवेंट है, कोई इवेंट आ रहा है, आपके घर में कोई पार्टी है, कोई शादी है, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आप उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, वो इवेंट कैसा होगा, सही होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है ना, लेकिन बात यह कि पहले आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे, वो आपके कंट्रोल में है। आप उसको कहाँ रखेंगे, थिंग्स आई कैन कंट्रोल। ठीक है, दूसरे लोग क्या कहेंगे, उनका क्या ओपिनियन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आउटर सर्कल में आएगा, लेकिन उसके बिहाफ पे आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपका कंट्रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। जी, आप कोई सवाल पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि ना थिंग्स आई कैन इन्फ्लुएंस में वो चीज़ें नहीं होती जो है ना थिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मतलब ये उस सर्कल के ज़्यादा क्लोज नहीं है। देखिए, जो थिंग्स आई कैन इन्फ्लुएंस जो है ना, ये दोनों के बीच में आती हैं। दोनों के बीच में इस तरह से आती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी को राय दे सकते हैं, ना तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और है वो आपके आउटसाइड, लेकिन आप इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दे दूं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप क्या कर सकती हैं उसमें, ना तो कंट्रोल कर सकती हैं, ना उसमें आपका कोई इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन है या अगर कोई एंकर है, तो वो उसके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकता है, टीवी पे आके कह सकता है कि ये गलत हो रहा है। आप समझिए इस सर्कल का मकसद क्या है। ये बीच का एक सर्कल है, यहाँ पे हर कोई नहीं आता। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी, यहाँ हर कोई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, हम अपने बच्चों को तो कुछ भी कह के डांट के डबट के बिठा सकते हैं, वो कुछ गलत करें तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी और बच्चे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम उसको कह सकते हैं कि बेटा तुम गलत काम कर रहे हो, तो यू इन्फ्लुएंस दैट। ठीक है ना, तो ये है। अगरचे तो वो बच्चा ऐसा है कि जो आप कहते हैं कि भाई ये तो कंट्रोल में आने वाला ही नहीं है, तो फिर आप इन्फ्लुएंस को भूल जाए, फिर दैट इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल। तो ये बेसिकली 3 सर्कल्स इस तरह से काम करते हैं। जी मिस महविश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्लानिंग और फ्यूचर जो है वो किस सर्कल में आएगा? लाइक फ्यूचर की हमें एक टेंशन होती है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हम प्लानिंग करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी ये हो सकता है और इसके लिए हमें ये चीज़ें प्लान करनी चाहिए, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फिर ये किस सर्कल में आएगा, क्योंकि वो कंट्रोल में तो नहीं है। देखिए नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रही हैं। देखिए, मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, अभी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, आपके कंट्रोल में क्या है, आपने अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम कैसे बढ़ाएंगे, आप अपना स्किल सेट बेहतर करेंगे। अब बैचलर स्टूडेंट है, वो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करेगा ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए, तो दैट्स द रिप्लाई ऑफ दैट आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। सही, यानी अब प्लानिंग अगर हम करते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो हमारे कंट्रोल में तो आ सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, ये सर्कल आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपने ये करना है कि अपनी कुछ चीज़ें लिखनी हैं, 8-10 चीज़ें, और फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर आपके सामने एक हेडिंग आ रही है, स्ट्रेस आपका फ्रेंड है या एनिमी है, आप बताइए। स्ट्रेस जो है वो हमारा फ्रेंड है या वो हमारा एनिमी है? एनीवन? आई थिंक ना फ्रेंड है ना एनिमी है, तो इसी हद तक स्ट्रेस अच्छा है, ज़्यादा नहीं। देखें, इट डिपेंड्स कि हम उसको कैसे अपने साथ रखते हैं।
ठीक है, हम उसको फ्रेंड बनाते हैं या हम उसको एनिमी बनाते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है उसको यूस्ट्रेस कहते हैं, और जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कागजी बातें। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, आई होप थोड़ा सा विजिबल होगा आपको। लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है परफॉर्मेंस, यानी ये जो ग्राफ ऊपर को जा रहा है ये परफॉर्मेंस है, ये जितना ऊपर जा रहा है आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। और ये राइट साइड पे जितना एक्सटेंड हो रहा है ये लेवल ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, अब लेवल ऑफ स्ट्रेस में पहला तो बोर्डम है, दूसरा अलर्ट मोड आ गया आपका, यानी आप इंगेज हो गए। ठीक है, इंगेज होना है, आपको अलर्ट होना है। तीसरे पे आ जाता है चैलेंज्ड, अलर्ट के बाद अब आपको चैलेंज मिल गया है। चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फटीक में चले जाएंगे। फटीक मैंने आपको बताया था वो कौन सी सिचुएशन होती है। उसके बाद आपका जो अगला पड़ाव होगा वो एग्जॉशन होगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट होगा वो एंग्जाइटी, पैनिक और फियर होगा। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा समझिए, नीचे लिखा हुआ है कंफर्ट जोन है, फिर आ जाता है आपका ग्रोथ और लर्निंग जोन है, उसके पास डिस्ट्रेस जोन है, यानी अब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और आखिरी पॉइंट आपका आता है बर्नआउट, यहाँ पे आप ख़त्म, खलास। ठीक है, अब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस का बढ़ना ज़रूरी है। इस बात को समझिए, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस का बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप एक नॉर्मल फेज पे हैं, ठीक है, जब सिचुएशन स्टार्ट होती है बोर्डम, उसके बाद आपके ऊपर एक अलर्ट आता है, वहाँ पर आपको इंगेज होना ज़रूरी है, और उस वक्त आप होते हैं अपने कंफर्ट जोन में। अक्सर लोग कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और एग्जॉशन तक पहुँच जाते हैं, अगरचे तो ये सिचुएशन है। ठीक है, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। कंफर्ट जोन में आप मौजूद हैं, अलर्ट आपको जारी हो गया, अब आपको इंगेज होने की ज़रूरत है, लेकिन आप हैं इस वक्त कंफर्ट जोन में। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और उस अलर्ट को ओवर थिंकिंग के थ्रू यहाँ तक पहुँचा देते हैं। ठीक हो गया, और कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, उससे क्या होता है, आखिरी स्टेज उनकी बर्नआउट होती है। यहाँ पर हमें ये जो चार्ट है, ये जो लॉ है, वो ये बताता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस का बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कंफर्ट जोन में है, अलर्ट आ गया, उसके बाद आपको ग्रोथ और लर्निंग जोन में जाना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा और चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, अगर आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर आपका मामला हल हो गया। ठीक है, आप ग्रोथ और लर्निंग जोन में कामयाब हो गए। अगरचे तो आपने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, आप लर्निंग और ग्रोथ जोन में नहीं गए, तो फिर आपकी अगली स्टेज होगी फटीक, और वहाँ से फिर आप एग्जॉस्ट होंगे, जो कि आपको डिस्ट्रेस जोन में ले जाएगा, यानी कंफर्ट जोन से आप डायरेक्ट डिस्ट्रेस जोन में चले जाएंगे, और उसके बाद फिर आप एंग्जाइटी और पैनिक में फंसेंगे, जिससे आप बर्नआउट हो जाएंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपको असाइनमेंट दिया गया और उसका एक वक्त दिया गया, जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया आपको एक अलर्ट मिला, आप अपने कंफर्ट जोन से निकले, आपने पेपर, पेन, डायरी, लैपटॉप कुछ भी उठाया और आपने कहा ये मेरा चैलेंज है कि मुझे इस टाइम से पहले पहले इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो आप ग्रोथ और लर्निंग जोन में चले गए और आपने उसको कंप्लीट कर दिया और सबमिट भी कर दिया। बिल फर्ज आपने नहीं किया, सुस्ती की वजह से, कायली की वजह से, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, या एक जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, आपको वक्त वाकई नहीं मिला और आप इस फेस में नहीं जा पाए, तो फिर आप इस फेस में आ जाएंगे जिसको फटीक कहते हैं, यानी 12, 1, 10 रात के 2 बज गए, अब आपको जो है वो फटीक कंडीशन में आप चले गए, फिर आप एग्जॉस्ट हो गए, फिर आप पैनिक हो गए। आपने कहा भाई टाइम निकल गया और हमारा असाइनमेंट तो गया। अब इसकी कोई भी एग्जाम्पल और हो सकती है, आप में से कोई इसकी एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो अभी दे सकते हैं।
आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। सर मैं इसकी एक रिलेशनशिप से एग्जांपल दे सकती हूँ। जी जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल दोस्ती है या कोई भी रिश्ता है और आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो ये एक अलर्ट या एंगेजमेंट वाली स्टेज है। अब उसमें ग्रोथ और लर्निंग ये होगी कि बैठें, बात करें, डिस्कस करें, उसको हल करें, दूसरे को समझें, खुद को समझें, एक ग्रोथ एंड लर्निंग में आएगा। लेकिन बहुत से लोग इसको अवॉइड करते रहते हैं और अंदर ही अंदर वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो या वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे, वहाँ से हट जाएंगे, अवॉइड करेंगे, दोस्ती ख़त्म कर देंगे, बात करना ख़त्म कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली वो स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो वो एग्जॉस्ट यानी वो रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है या वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो सकता है और ग्रोथ भी नहीं होती फिर उनकी। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मारियम, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और रूल आता है जिसको हम कहते हैं द 10-10-10 रूल। 10-10-10 रूल जो है ना, ये हमें काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कम करने में आसानी करता है। अब बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप सारे रूल्स अप्लाई करेंगे, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आप सिर्फ 1-2 रूल्स अप्लाई करेंगे, कहीं पे आप सिर्फ एक ही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो आपको इसीलिए सारे रूल्स और सारी जो है रिसर्चेस बताई जा रही हैं ताकि आप मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल जगहों पे अप्लाई कर सकें। अब 10-10-10 रूल जो है वो क्या कहता है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप ये सोचिए कि ये जो मैटर है, ये जो सिचुएशन है, ये आपको कब इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, ये 10 मिनट में आपको इफ़ेक्ट करेगी, ये 10 महीने में करेगी या 10 साल में करेगी। जब अगर आपको पता चल जाए कि आपको फौरी तौर पे 10 मिनट में इफ़ेक्ट करेगी, तो फिर आप उसका रिएक्शन जो है वो तेज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपका जो आउटकम होता है, आउटपुट होता है, वो तेज़ हो जाता है। अगर आप कहेंगे कि इसका इम्पैक्ट 10 महीने के बाद आएगा, तो अमूमन लोग उसको छोड़ देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो 10 साल के बाद आएगा, तो लोग उसको भूल ही जाते हैं कि 10 साल का किसने देखा। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, आप में से कोई एग्जांपल दे सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपको फौरी तौर पे इफ़ेक्ट करे और कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत देर में इफ़ेक्ट करे। आज सब लोग खामोश हुए हैं और आप लोगों ने ज्वाइन भी काफ़ी लेट किया है। सर मुझे कन्फ्यूजन है जी, कि वो अगर 10 साल में अफेक्ट कर रही है तो वो स्ट्रेस में क्यों काउंट होगी? दैट्स द पॉइंट ना, इसीलिए तो हम इसको सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे होते हैं जो 10 साल में जाके कभी इफ़ेक्ट हो रही होती है और 10 साल के बाद भी कुछ नहीं पता कि वो होगी नहीं होगी। तो उसी के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं 10-10-10 रूल। बहुत सारे लोग हर बात की स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तो हमने वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी बात है जो 10 मिनट में इफ़ेक्ट हो रही है, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। 10 मंथ में हो रही है तो फिर हम सोचेंगे, और 10 साल में हो रही है तो फिर सोचने की ज़रूरत क्या है। अब उसकी एग्जांपल्स मैं चाह रहा हूँ आप लोग दें कि ऐसी कौन सी चीज़ है। जी मिस मरियम। एक एग्जांपल दूं। जी जी। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, शादी है, उस वक्त ये होता है अच्छे तैयार नहीं हुए, पिक्चर्स अच्छी नहीं आई, जो भी है, तो वो हमें 10 मिनट्स में तो इफेक्ट कर रही है, मूड हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। 10 मंथ्स तक भी शायद इफेक्ट कर रही होती है कि हम पिक्चर्स देखेंगे, दिखाएंगे, हमें बुरा लगेगा, लेकिन 10 ईयर्स में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तब हम ये चीज़ें नहीं सोच रहे होते कि हम अच्छे लग रहे थे या नहीं, हम ये सोच रहे होते हैं रिश्ता अच्छा था या नहीं, अभी शादी अच्छी चल रही है या नहीं, या बस ये चीज़ें कैसी हैं। उनका 10 ईयर्स में कोई खास इफेक्ट नहीं होता, तो फिर हमें वो 10 मिनट्स में इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली 10 ईयर्स के बाद तो हम खुद देख के हंस रहे होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अब ज़्यादा अच्छे हो गए। जी मिस मरियम फवाद। जी सर। सर एक जैसे मैं एक सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है, बट इन तीनों के उससे अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, अगर बच्चे को चोट लग गई तो वो 10 मिनट्स में तो उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो वो अभी स्ट्रेस जो है वो मैटर करता है, इट्स अ गुड स्ट्रेस, ठीक है। 10 मंथ में जैसे अगर बच्चों के एग्जाम्स हैं तो हमने उनको अभी प्रिपेयर करना है, उनको एक प्रॉपर रूटीन बनानी है
तो 10 मंथ्स में उसका इफेक्ट आएगा। और 10 इयर्स वाली सिचुएशन ये हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बच्चों की शादियों का और सोच रहे होते हैं, तो वो 10 इयर्स में उसका इफेक्ट आएगा। समहाउ बिल्कुल ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं या किस सिचुएशन को सामने रख के ट्रीट कर रहे हैं। जी, कोई ऑफिस से है जिनका ताल्लुक ऑफिस इन्वायरमेंट से हो, वो कुछ बता सकें? अभी किसने हैंड रेज किया? ऑफिस में कोई सिचुएशन हो ऐसी जो हमें लगे कि यार ये अभी फौरी इफ़ेक्ट करेगी? नोबडी? यस सर, मैं बताऊँ? जी बताइए। उसमें भी ये हो सकता है कलीग्स ने कोई बात ऐसी कह दी, आपको बुरा लग गया, बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया, बुरा लग गया, तो 10 मंथ्स में हो सकता है वो 10 इयर्स में तो डेफिनेटली हो सकता है आप ही वहीं से चले जाएं, वो बॉस ही चेंज हो जाए, आप तरक्की कर रहे हैं। और 10 मंथ्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, कोलीग्स चेंज हो जाते हैं, वर्क प्लेस चेंज हो जाती है, डेजिग्नेशन चेंज हो जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो प्रोजेक्ट ही भूल चुके होते हैं लोग, जो उस वक्त बहुत बड़ा लग रहा था। 10 मिनट्स में वो रिएक्शंस आ रहे थे कि ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। जी मिस अफशा। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एमफिल होनी चाहिए, ठीक है। एंड मैंने एमफिल एनरोल किया, फिर उसको फ्रीज कर दिया। नाउ आई एम इन अ स्टेट जहाँ पे मेरा जो वो टाइमलाइन है वो बार्ड होने वाला है, तो वो 10 मिनट्स के लिए भी मुझे स्ट्रेस देगा और वो 10 मंथ्स के लिए भी मुझे स्ट्रेस देगा जब तक मैं अपनी थीसिस स्टेज पे ना पहुंच जाऊं। लेकिन हाँ, वो 10 ईयर में मुझे जो है ना स्ट्रेस नहीं देगा, बिकॉज बाय दैट टाइम मैं उसको कंप्लीट कर चुकी होंगी। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो फिर 10 मिनट की स्ट्रेस और 10 मंथ्स की स्ट्रेस नहीं होती। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि हमें कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना है या हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो फिर हम उसको 10 साल के लिए छोड़ देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं और वहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाद में कि अब मुझे इसके ऊपर स्ट्रेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट का भी हिस्सा होगा, ये आपको बनाने होंगे। 2-4 बना लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक 10 मिनट्स का बना लीजिएगा, एक 10 मंथ्स का, एक 10 ईयर का, बस बहुत है, इट्स इनफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, द वरी टाइम टेक्निक। वरी टाइम टेक्निक क्या होती है? सुन के थोड़ा सा बाजू का अजीब सा लगता है। इसका मतलब अगर हम अल्फाजों में ढूंढें तो ये होता है कि आप टेंशन लेने के लिए एक वक्त मुकर्रर करें। यानी कि आप रात को जब लेटें या शाम के वक्त, वॉटएवर जो भी आपके लिए सूटेबल है, आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी परेशानियां हैं आपकी उनके लिए एक वक्त मुकर्रर करें कि आपको जो भी स्ट्रेस लेनी है, जो भी सोचना है, जो भी परेशानी है, जो भी ओवर थिंकिंग है, वॉटएवर कुछ भी है, आपने उस टाइम पे बैठ के सोचना है। बाकी टाइम पे आप अपने जहन को खाली रखें और प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें कि ये मैंने काम करना है और ये मैं कर रही हूँ और ये मुझे कंप्लीट करना है। उस दौरान कोई भी स्ट्रेस आए, कोई भी टेंशन आए, कोई भी चीज़ याद आ जाए कि ये नहीं हुआ, कैसे होगा, आप उसको उस वक्त के लिए रख दें कि मैंने उस वक्त बैठ के देखना है कि मैंने करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, ठीक है। और वो वाला चार्ट आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे हम उसको लिंक कर सकते हैं जो हमने 4 क्वाड्रेंट वाला काम किया था, ठीक है। तो यानी कि जो वरी टाइम है उसके अंदर आपने वो 4 क्वाड्रेंट वाला काम करना है बैठ के, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वरी टाइम सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि परेशान होने के लिए भी आप 1 घंटा निकालें, तो मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। उस एग्जांपल को समझते हुए आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगी और उसके बाद आपके सारे काम जो है वो आसान होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब टेक्निक क्या है? जब हम स्कूल में थे तो हमारी टीचर हमें ये समझाती थी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे बोर्ड का तो तब टाइम बहुत कम होता है। अच्छा, टाइम स्कूल में भी उतना ही होता है और बोर्ड में भी उतना होता है, लेकिन स्कूल में क्योंकि हमारी अपनी टीचर्स होती थी तो वो कह देती थी कि चलो 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम जब होते थे तो जैसे ही बेल रिंग करती थी और पेपर हमारे हाथ से छीन लिए जाते थे, तो हमारी टीचर्स हमें ये कहती थी कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो जो आता है वो कंप्लीट कर लेना, जो नहीं आता उसको आखिर के लिए छोड़ देना, उसके ऊपर बैठ के सोचना मत, याद करने की कोशिश मत करना बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 1A कर लिया, क्वेश्चन 1B कर लिया,
क्वेश्चन 2A कर लिया और क्वेश्चन 2B मुझे समझ में नहीं आ रहा या मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा उसके ऊपर वक्त ज़ाया मत करना, 1-2 मिनट तक सोचना, अगर याद आ जाए तो कर लेना, नहीं तो उसके ऊपर एक क्रॉस लगाना और क्वेश्चन 3 पे चले जाना और उसके बाद सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। जब सारा काम कर लोगे जल्दी जल्दी, फिर आखिर में उस क्वेश्चन को खोलना और फिर उसके ऊपर सोचना कि ये कैसे होगा, और उसके बाद आप उसमें अपना टाइम सेव कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड वरी टाइम टेक्निक। जो मुझे परवाह करनी है, परेशानी है, जो भी है, टेंशन है, वो मैंने बिल्कुल आखिर में करनी है। शुरू में जो काम मेरे होते चले जा रहे हैं, मैंने उनको रोक कर टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस में नहीं लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाती है वरी टाइम टेक्निक। अब आप इसको अपनी लाइफ में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? सर अब मैं आपको सर। इसकी एक और बिजनेस, जी मैं मिस महविश, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं घर से निकल रहा था और मुझे एक क्लाइंट के पास जाना था। घर से निकलते वक्त मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है। क्लाइंट मीटिंग भी इम्पॉर्टेंट थी। अब वरी टाइम टेक्निक के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए, अब आप में से कोई इसमें बताएं। जी मिस महविश। सर मैं अपनी बात सोच रही थी। सॉरी, वो जो आप कह रहे थे अभी वो मैंने नहीं सुनी। कोई बात सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये वाली जो कंडीशन है ना, इसकी टेक्निक का नाम मुझे पता नहीं था, बट मैं ये अप्लाई करती हूँ और उसमें समटाइम्स मेरे साथ इस तरह होता है कि चलो ठीक है अभी तो इसका टाइम नहीं है टेंशन लेने का, तो बाद में सोचेंगे। जब मैं बाद में सोचती हूँ तो अक्सर ये होता है कि चीज़ों का मैं सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ, लेकिन जब ये वाली टेक्निक मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं उस कंडीशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाती, या तो मेरे पास टाइम कम हो जाता है। इस अगर आप क्या सॉल्यूशन वजह है? निकाल पाती हैं तो फिर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको बाद में लिंगर ऑन करें। अगर निकाल लेती हैं तो निकाल लें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमें टीचर ने बताया था कि आप उस सवाल के बारे में 2 से 3 मिनट तक सोचें, अगर समझ में आ जाए, याद आ जाए तो कर लें। सोचें, ऐसा नहीं है कि आप सोचें ही नहीं, आप उसके बारे में 2 से 3 मिनट तक सोचें, समझ में आ जाए तो कर लें, नहीं आए तो फिर आप उसको लास्ट में लेके जाएं। यानी अगर नहीं, आपको condition सोल्यूशन मिल ही नहीं पे- रहा तो फिर आप उसको आखिर में डाल दें। और अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो फिर वो जी, जी। लिंगर ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर इस टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं है आपको। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कंडीशन ज्यादा बड़ी, मतलब देर तक सोचते हैं तब जाके सॉल्यूशन निकल रहा है, ऑन द स्पॉट तो नहीं निकलता। फिर मैं ये सोचती हूँ कि छोड़ो अब इस पे इतना क्या दिमाग लगाना, और काम भी तो है, तो मैं उसको पार कर देती हूँ लाइक। फिर मैं हाँ, बोलती हूँ कि that's रात में right. सोचूंगी इसके बारे में करना क्या है। ग्रेट है, ग्रेट है। इससे 2 चीज़ें, एक फ़ायदा और होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप चीज़ों को लिंगर ऑन कर देते हैं, वहाँ तक पहुँचते तक आपकी प्रॉब्लम बाज़ औक़ात खुद ही हल भी हो जाती है, आपका सॉल्यूशन खुद ब खुद सामने भी आ जाता है, या आपको बाद में एहसास होता है कि यार मैं तो खामा-खाई में सोचा था, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी होता है, ठीक है। तो इग्नोर करना भी कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, जो मैंने सवाल किया था उसका कोई जवाब देना चाहेगा? वो सर रिपीट कीजिएगा। सर मैं ट्राई करूँ? जी, जी, बिल्कुल। जी सर, आपकी सिचुएशन में क्लाइंट के पास पहुंचना ज़रूरी है। सो फॉर दैट आप कोई जो है कैब या कोई भी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो करके पहले आप क्लाइंट के पास पहुंच जाएं, एंड वंस यू डन विद दैट आप अपनी कार फिक्स करवा सकते हैं। एग्जैक्टली द बेस्ट सोल्यूशन है, और ये मेरे साथ हुआ भी था और मैंने किया भी यही था। क्वेश्चन ये था कि मुझे एक क्लाइंट के पास जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन जब मैं अपने घर से निकला तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ पे बैठ के परेशान तो नहीं होऊंगा कि मेरी गाड़ी ख़राब होगी, क्या करूँ? जैसे तैसे करके गाड़ी को मैं या तो घर पे ही छोड़ूंगा, अगर मैं घर के करीब हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सेटलमेंट करूँगा, और उसके बाद मैं वहाँ से कैब करके सीधा क्लाइंट के पास चला जाऊँगा, क्योंकि क्लाइंट की मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जब मैं फारिग हो जाऊँगा 1, 2, 3 घंटे के बाद, वापस फिर मैं आऊँगा, अपनी गाड़ी ठीक करवा लूँगा, ठीक है। उस वक्त अगर मैं यही सोचता रहूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो डेफिनेटली ना तो मैं मीटिंग कर पाऊँगा और ना मैं गाड़ी ठीक कर पाऊँगा। लेकिन सर ये सिचुएशन मेरे साथ कल परसों ही हुई है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ना फिर इस उसमें एज अ फीमेल आप क्या कर सकते हैं? या रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना आप गाड़ी घर तक भी ड्रॉप नहीं कर सकते? आप किसी मेरे को साथ कॉल ये करके होता बुला है। सकते हैं। एग्जैक्टली ये एक लेकिन उस वक्त की तो परेशानी आ गई थी ना, वो वही टाइम टेक्निक पे तो नहीं हम बेस करेंगे मैं ना। आपको एक और चीज़ बताऊं, सबसे बेस्ट हल है, जब भी कभी ऐसा हो आपके करीब, आप कराची में बहुत सारे मॉल्स हैं,
बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, आप उनके किसी गार्ड को, मैनेजर को बुला लें, आप उनसे बोलें प्लीज़ हेल्प मी, वो आप गार्ड से आपकी गाड़ी जो है ना पार्किंग में लगवा देंगे। अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट की पार्किंग में लग जाएगी, नहीं तो किसी मॉल में आप बात कर लें तो वो मॉल वाले जो हैं उसको मैनेज कर लेंगे, एंड यू कैन गो फ्रॉम देयर और यू कैन वेट इन द मॉल एज वेल। काफ़ी पुरानी बात है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैं कराची जिमखाना में था और पता नहीं क्या गया, बिल्कुल ठीक सब कुछ नॉर्मल, लेकिन जब वापस आने लगा रात के 12-12:30 का टाइम था तो मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उनके मैनेजर के पास गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा सर आपकी पार्किंग बेसमेंट में, आपकी गाड़ी बेसमेंट में बिल्कुल महफूज है, अब आप इफ़ यू वांट टू स्टे हेयर मॉर्निंग तक आप स्टे करें, आप घर जाना चाहें आप घर चले जाएं, तो इस तरह की भी हेल्प आप ले सकती हैं। तो किसी मॉल में आप खड़ी कर दें गाड़ी या किसी रेस्टोरेंट से आप बात कर लें, दे कैन ईज़िली हेल्प यू, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो उनको कोई टिप वगैरह दे के ताकि, क्योंकि आपकी गाड़ी सेफ़ थी, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। ठीक हो गया जी, तो ये आज का सेशन था। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको आज भी यहाँ पे मिली होंगी और आज हमारी डिस्कशन भी अच्छी खासी हो गई है। और असाइनमेंट जो है इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे से असाइनमेंट होंगे। पिछली क्लास का असाइनमेंट जो था वो भी काफ़ी छोटा था, इसका उससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, उसका लिंक, उसकी सारी चीज़ें और ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, सो फार सो गुड। कल का दोबारा हमारा सेशन है इंशाल्लाह, तो ये वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट वीक हमारा जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि उसमें हम पुरानी स्किल्स को नई स्किल्स के साथ मर्ज करके सिचुएशंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।